यूपी में ब्राह्मण नेताओं की गुपचुप मीटिंग ने क्या भारतीय जनता पार्टी में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है, दूसरी तरफ इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर 2027 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का परचम लहराने को लेकर बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ट्रम्प कार्ड क्या ब्राह्मण नेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, यह यूपी की राजनीति में एक बड़ा सियासी फेरबदल का संकेत दे सकता है। दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम उन ब्राह्मण नेताओं को खुला निमंत्रण दिया गया है कि यूपी में जिन नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में कद्र नहीं हो रही है या सरकार में जो ताकतवर नहीं हो रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का रुख करें और हम आपकी तस्वीर तकदीर बदलने का काम करेंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश को एक नए रास्ते पर ले जाने का भी काम करेंगे। ऐसे में क्या अखिलेश यादव अपने ब्राह्मण कार्ड के जरिए यूपी में एनडीए गठबंधन में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करने वाले हैं? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस खास कार्यक्रम में अमनजीत जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं ये भाजपा के ब्राह्मण नेताओं की मुलाकात, ये मीटिंग, और इस मीटिंग में सिर्फ ब्राह्मण नेता मौजूद थे। यूपी की राजनीति से बीजेपी के लिए इस मीटिंग के बाद क्या सियासी हड़कंप देखने को मिलेगा? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस तरह से एक वर्ग की मीटिंग होना, एक समुदाय विशेष के जो विधायक थे उनकी मीटिंग होना कई तरह की चीजों की तरफ इशारा करती है कि क्या यहाँ से एक अलग रुख जो कह सकते हैं ब्राह्मण विधायक है वो यहाँ पर अपनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दो तीन चीजें मोटी मोटी इसमें, एक तो बात ये देखिए कि ब्रजेश पाठक का जिस तरह से जो उप मुख्यमंत्री में उत्तर प्रदेश के पीएम मोदी से एक ही दिन के अंदर दो बार मुलाकात करना, क्या ये नहीं बताता कि अंदर खाने में गुटबाजी का दौर चलता हुआ बीजेपी में अब नजर आ रहा है? और क्या सीएम योगी से अब कह सकते हैं ब्राह्मण जो विधायक है वो पूरी तरह खुश नहीं है, क्योंकि जितना ओहदा और जितने महकमे ब्राह्मण विधायकों को मिलने चाहिए थे, क्या उसकी नाराजगी अब झलकती हुई या छलकती हुई दिखाई पड़ती है? अगर ऐसा होता है तो वाकई बीजेपी के लिए 2027 को साधना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देखिए जब जैसे ही ये खबर सामने आती है उसके बाद सपा की तरफ से शिवपाल यादव जो बड़े चाणक्य माने जाते हैं सपा के लिए, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अगर विधायकों को बीजेपी के अंदर कोई भी दिक्कत है तो हमसे आकर मिलिए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए। यानी कि अभी से रणनीति का शहमात का जो खेल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तक बीजेपी दूसरे विधायकों का के जो आरोप लगते थे तोड़ने के, अब बीजेपी के साथ कहीं ऐसा खेल ना हो जाए कि चुनाव आते आते उनके जो विधायक हैं वो कहीं दूसरे पाले में शिफ्ट होते हुए दिखाई ना पड़ जाए। और दिनेश जी, इसीलिए पीएम मोदी ने हड़बड़ी में कह लीजिए, जल्दबाजी में कह लीजिए, तमाम इस घटनाक्रम पे नजर बनाए रखी और ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। और ये भी कहीं कहीं से खबर निकल कर सामने आ रही कि क्या अब ये आखिरी मर्तबा होगा जब सीएम योगी यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए नजर आएंगे? क्या चेहरा बदलने की जो एक बीजेपी में हमें हमेशा देखा गया है कि वो जो 10 साल के अंदर 15 साल के अंदर एक परंपरा जैसी दिखाई पड़ती है, चेहरों को बदल दिया जाता है, तो क्या योगी जी को भी कुछ ऐसा ही कह सकते हैं अब सत्ता से हटना पड़ेगा? खुद योगी जी भी कह चुके हैं कुछ समय पहले इंटरव्यू में कि भाई मेरा ही नहीं कोई भी बन सकता है, मैं ही क्यों बनूंगा हर बार? तो क्या इशारा अब वो जो योगी जी ने दिया था उसको अब अमली जामा कहीं ना कहीं पहनाने का वक्त बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ने लग गया है? देखिए, मैं यहाँ पर एक और बड़ा जो समाजवादी पार्टी का सियासी कदम था उसका जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उस दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ये वक्तव्य दिया था कि अखिलेश यादव यदि लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका यूपी विधानसभा में निभाते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन सवर्ण जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव का यह सियासी कदम कारगर था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखें तो वहां भी एक मजबूत कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण नेता की मौजूदगी है, प्रमोद तिवारी। तो ये दो बड़े ब्राह्मण नेता इंडिया गठबंधन में मौजूद जो है, ये कितना सेंधमारी सवर्ण वोट बैंक में कर सकते हैं? मुझे भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद सपा भी अब
कॉन्फिडेंस में जरूर आई है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की सीट को जीतना अपने आप में एक तिलिस्म को तोड़ने जैसा था, जहां से सारी की सारी बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई थी 400 पार, उसी जगह पे सपा का सीट जीतना कहीं ना कहीं ये जरूर बताया कि भाई बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। उसी के बाद आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरह से माता पांडे जी की एंट्री हो जाती है, और ये भी कहा जाता है कि भाई आखिर उनको क्यों बनाया गया, तो आप समझ में आ रहा है कि उनको क्यों बनाया गया, कि वो चाहते हैं कि जो सवर्ण वोट बैंक है वो भी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़े। पीडीए का नारा उन्होंने पहले ही दे दिया है, तो ऐसे में अखिलेश यादव की जो रणनीति और राजनीति है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन अब बीजेपी को एक समझना पड़ेगा कि उसकी जो राजनीति का ढर्रा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति के ऊपर अपनी जो राजनीति है वो करनी है, अब क्या उससे वो एक कदम उधर हटती हुई नजर आएगी, हटना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है उसके बाद से लगातार ये बात भी उठी है कि क्या बीजेपी अब इस तरह के मुद्दों से पीछे हटेगी। और देखिए, एक समय आएगा जब हटना तो पड़ेगा ही, तो क्या उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे तमाम सारे मसले हैं जो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक अलग रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी आप मानकर चलिए दिनेश जी कि जिस तरीके से ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई है, उससे असंतोष की जो एक भावना है या जो एक असंतोष का पनपना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खतरे घंटे बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अमन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, और आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्षेत्रीय दल जिसमें अनुप्रिया पटेल की बात करें, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन राजा भैया यूपी की राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं। तो राजा भैया 2027 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, पूर्वांचल में विशेष तौर पर देखा जाए तो उनका अच्छा खासा सियासी दबदबा है। 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा नहीं था। विवाद ये हुआ था कि एनडीए में उन्होंने 2 सीटों की मांग की थी। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट से राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से पहले ही चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में कई रैलियों में, विशेष तौर पर वो रैलियां जिनको अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में संबोधित किया, उन रैलियों में राजा भैया की पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आए थे। तो 27 के विधानसभा चुनाव में क्या राजा भैया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई विचार कर सकते हैं? इस जिस तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और खबरें भी लगातार चल रही है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कई नेता ये उन्हें ऑफर भी दे चुके हैं कि हम राजा भैया के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। क्या सोचेंगे इस पर, क्या विचार? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव को लेकर राजा भैया ने कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं की। आपने देखा कि उनके पिता की वो तारीफ करते हुए नजर आते थे, जिस तरह से उनके ऊपर उनको जेल में डाला गया, मुलायम सिंह यादव जी ने उनको जेल से बाहर निकाला, उसके लिए बहुत ज्यादा वो एहसानमंद नजर आते हैं यादव परिवार के। लेकिन चूंकि राजनीति का मामला है और बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि वो डेडिकेटेड थे एक समय, लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आया उनको लगा कि भाई कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटें बीजेपी हमें नहीं दे रही है। उसके बाद उनके सुर भी बदले हुए नजर आए और एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जिसका भी जो मन है वो उसको वोट देता हुआ नजर आया। नहीं कि उन्होंने बीजेपी के लिए जो अब तक ये लग रहा था कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कहा जिसका जहां मन है वहां जाकर वोट दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए दिनेश जी, इसका नतीजा क्या हुआ, बीजेपी को महज 30-31 सीटों पर आकर सिमटना पड़ा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा जो है वो 37-38 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो किसी को साधना जरूरी है चुनावों के साथ में, क्योंकि अब बीजेपी कई बार लगता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे पूर्वांचल का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर राजा भैया भी है, वहां पर जो है अपना दल जो है अपना दल की सोनेलाल की पार्टी वो भी नजर आती है, निषाद पार्टी नजर आती है, और फिर राजभर की सुबह सपा नजर आती है। और अगर ये 3-4 पार्टियों के सहारे बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाती है तभी उसको कुछ फायदा, अगर वो उनसे अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान उठाना इसका पड़ सकता है। बीजेपी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनौती काफी कड़ी है। लोकसभा चुनाव इसकी बानगी दिखा चुका है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज अखिलेश यादव के नेतृत्व में की। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाला यूपी का सियासी समीकरण, और इस सियासी समीकरण में योद्धा जो मैदान में उतरेंगे उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।